हेलो एंड वेलकम टू द क्रॉनिकल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माय नेम इज आलोक सिंह और हमारी 500 एमसीक्यू सीरीज में आज हिस्ट्री का हम पार्ट 7 डील करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 पार्ट ऑफ हिस्ट्री को डील कर लिया है। साइमल्टेनियसली हमने साइंस एंड टेक के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पार्ट अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अवेलेबल कराए हैं ताकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्वाइट बेटर एंड बूस्टअप हो सके। इसी सीरीज के सब्सिक्वेंट कंटिन्यूएशन में आज हम जो है हिस्ट्री के पार्ट 7 के एमसीक्यूज को डील करेंगे, जिसमें मोर स्पेसिफिक मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्टिव डोमेन से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं या उनके थ्रू जो भी रिवीजन हो सकता है, उनको हमने इस पार्ट 7 में डाला है। तो आज का सेशन बिगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डील करेंगे। जो आज का हम पहला क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं वो आपका जो रेबिलियन से रिलेटेड है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जो रेबिलियन हुए थे उन पे बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इन रेबिलियंस में जो की फोकस एरिया है, कौन कौन से पर्सनालिटीज एसोसिएटेड है, किस किस ज्योग्राफिकल एरिया में ये हुआ है, किस ईयर में हुआ है, एंड साइमल्टेनियसली कॉजेज ऑफ दिस रेबिलियन क्या थे, इन पे आपको स्पेसिफिक इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए फोकस करना है। तो इसी पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच करना है लीस्ट 1 और लीस्ट 2 को एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन कोड्स गिवन बिलो। तो क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जो लीस्ट 1 और लीस्ट 2 यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनको आपको मैचिंग करना है और करेक्ट कोड यहाँ पे जो दिया गया है इसको आइडेंटिफाई करना है। लीस्ट 1 में आपके रेबिलियंस मेंशन्ड है, कौन कौन से रेबिलियन हुए थे और किस ईयर में हुए थे, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला आपका जो ए है वो आपका अहम रेबिलियन के बारे में बोलता है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड अहम रेबिलियन टुक प्लेस। नाउ ऑप्शन बी जो है आपका कोल रेबिलियन के बारे में बोल रहा है। कोल रेबिलियन आपको आइडेंटिफाई करना है किस ईयर में हुआ था। सब्सिक्वेंटली सी जो है आपका संथाल रेबिलियन के बारे में बोलता है। संथाल रेबिलियन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ईयर में संथाल रेबिलियन टुक प्लेस। नाउ जो लास्ट है आपका ऑप्शन डी, उसमें आपको मोपला रेबिलियन आइडेंटिफाई करना है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस ईयर में मोपला रेबिलियन अकर हुआ था। इनकी करेक्ट पेयरिंग यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्या ऑप्शन ए सही है, क्या ऑप्शन बी की पेयरिंग सही है, या ऑप्शन सी में पेयरिंग सही है, या ऑप्शन डी में पेयरिंग सही है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ना। ऐसे जो रेबिलियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एज आई डिस्कस, कि इनकी की थीम जो होती है, किस कॉज की वजह से ये रेबिलियन हुआ था, इनसे एसोसिएट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन है, किन किन जोग्राफिकल एरियाज में हुआ था, एंड बियॉन्ड जो ईयर है। तो ईयर बेस्ड ये है, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम होलिस्टिकली सारे पार्ट को रिवाइज करेंगे। पहला है आपका अहोम रेबिलियन। अहोम रेबिलियन एज यू नो कि असम जो आज का मॉडर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारा है, असम को जो है सब्सिक्वेंटली जो है अहोम बोलते थे, एक अहोम रीजन था। इसका जो रेबेलियन हुआ था ये आपका अकर हुआ था अराउंड 1828 के अराउंड में। 1828 के अराउंड में अहोम रेबेलियन अराइज हुआ था और इसके पीछे रीजन था कि 1826 में एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था। बर्मा एज यू नो कि आज का जो मॉडर्न डे म्यांमार है, उस रीजन पे ब्रिटिशर्स और बर्मा के बीच में वॉर हुआ था 1826 में। और ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया था असम के रीजन, अहोम के रीजन के, कि वॉर जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ही एंग्लो बर्मा वॉर फिनिश हो जाएगा, वो उस रीजन से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन सब्सिक्वेंट इवन आफ्टर दिस वॉर 1826 की लड़ाई के बाद भी जो असम के रीजन थे उस पर जो है ब्रिटिशर्स ने अपना एक्विजिशन बनाए रखा, उन कुछ रीजन को कब्जा किया हुआ था, जिसके अगेंस्ट में लोगों के जो वहाँ के नेटिव इंडिविजुअल उनमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हुआ। और इसी चीज के अगेंस्ट में ये अहोम रेबिलियन की बिगिनिंग होती है। और 1828 में वहां के जो किंग है गोमदेश्वर, उन्होंने जो है रेबिलियन अगेंस्ट जो है ब्रिटिशर्स शुरू कर दिया था। दोनों के बीच में रेबिलियन होता है। फाइनली जो अहोम के इंडिविजुअल्स हैं, ब्रिटिशर्स की एक रीजन है, प्रोविंस है रंगपुर, वहां पे ये नेटिव्स जो है, अहोम नेटिव्स जो है फाइनली इन्वेट करते हैं, रेबिलियन अपराइज करते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली लास्ट में जाके जो है ब्रिटिशर्स ही फाइनली विक्टोरियस होते हैं। तो ये अहोम रेबिलियन जो है आपका 1828 में अकर हुआ था। तो ए का आपका जो करेक्ट पेयरिंग है वो सेकंड है। तो यहाँ पे ए का सेकंड आपके दो ऑप्शन दिए, इधर ऑप्शन ए है या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं फर्दर रेबिलियंस के बारे में देखते हैं। साइमल्टेनियसली आपका कोल रेबिलियन यहाँ पे मेंशन्ड है। कोल रेबिलियन के बारे में हमें थोड़ा सा अवेयरनेस लेते हैं कि कोल रेबिलियन क्या है। कोल जनरली एक रीजन है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के विसिनिटी पे लोकेटेड।
छोटा नागपुर प्लेट्यू के अराउंड जो है कोल रीजन लोकेटेड है, और एक डिकेडल वॉर चली थी, डिकेडल रेबेलियन जो है कोल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स राइज हुए थे। रीजन था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो यहाँ के लोकल नेटिव्स थे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था बाय द ब्रिटिशर्स। उसी के अगेंस्ट में ये रेबेलियन फ्रॉम द ईयर 1829 टिल 1839 ऐसे पैचेस में चलती रही, और उसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो बुद्धू भगत थे। कोल रेबेलियन से एसोसिएट जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो बुद्धू भगत थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल ओवर देयर ये आवाज उठाई थी। तो इसका जो करेक्ट पेयरिंग यहाँ पे आपका हो जाता है, क्योंकि ये लंबा एक टेन्योर है, यहाँ पे करेक्ट प्रोबेबल आंसर जो है 1831 to 32 है। तो ये बी का जो प्रोबेबल मैचिंग है वो आपका फोर्थ है। तो इसमें आपका बी यू कैन सी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, तो यहाँ से एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाता है। ऑलमोस्ट ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन सब्सिक्वेंट तीसरा भी देखते हैं हम, संथाल रेबेलियन को भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। संथाल रेबेलियन जो है आपका 1857 के रिवॉल्ट से पहले अराउंड 1855 में ये रेबेलियन शुरू हो जाता है। इसमें जो लोकल नेटिव्स होते, जो संथाल्स होते हैं, अराउंड 10,000 संथाल जो है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो है अपनी रेबेलियन शुरू करते हैं, और उसके पीछे रीजन होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। और उसके सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन क्यों है कि ब्रिटिशर्स अपनी एक ऐसी पॉलिसीज लेके आते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन संथाल्स पे लेके आते हैं, और ये संथाल जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी इतनी इकोनॉमिक अवेयरनेस नहीं होती है। तो ऐसे एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए जो संथाल रेबेलियन थे, जो मनी लेंडर्स थे, जो उस समय पैसे ब्याज पे देते थे, उनको जो है हायर कॉस्ट इन संथाल रेबेलियंस को पैसे देते थे ताकि वो इकोनॉमिक हार्डशिप से निकल सके। लेकिन एक तरह से वो ट्रैप होता था, क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट पे ये जो है मनी इनसे चार्ज किया जाता था, जिसके अगेंस्ट में इन संथाल ने अगेंस्ट मनी लेंडर्स एज वेल एज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट में अपनी जो है आवाज उठाई थी। और ये रेबेलियन 1855 to 1866 अराइज हुआ था, और इससे कुछ एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, वो सिद्धू एंड कानू है। राइट, दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो संथाल रेबेलियन से एसोसिएटेड है, और ये 1855 से लेके 1866 में जो है अकर हुआ था। ये अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को ही अक्लेम करना चाहते थे, क्योंकि इनके साथ डिसीट हुआ था ऐसे के इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इनसे चार्जेस लिए गए थे। तो यहाँ पे जो सी की करेक्ट पेयरिंग है वो आपका फर्स्ट है, एज इट गोस यहाँ पे सी पे आपका करेक्ट है, फर्स्ट है। एंड द लास्ट दैट इज मोपला। मोपला रेबेलियन जो है इन द ईयर जो आपका लास्ट बचता है 1921 में हुआ था। 1921 में आपका मोपला रेबेलियन हुआ था। ये आपका सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया का जो मालाबर रीजन है, राइट, जो मालाबर रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पे, वहां पे ये मोपला रेबेलियन हुआ था मोर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसकी बिगिनिंग जो है 1921 में पहले तो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिसाइड्स बीइंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एक कम्युनल डेवलपमेंट हो जाती है। यानी कि जो मालाबर रीजन में जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स पहले रिबेल करते हैं, लेकिन उनको लगता था कि जो वहाँ के लोकल जमींदार से, जो बड़े बड़े जमींदार से जिनकी हार्डशिप की वजह से सफ़र कर रहे थे, वो जमींदार प्रोमिनेंटली जो हिंदूज होते थे, हिंदूज थे, तो उनके अगेंस्ट में भी ये मोपला रेबेलियन जो है बिगिन हो जाता है। बहुत सारे हिंदूज इसमें उनका मैसेकर किया जाता है। तो मोपला रेबेलियन इनिशियली जो है अगेंस्ट ब्रिटिश शुरू हुआ था, लेकिन इसकी कम्युनल डेवलपमेंट समहाउ हो जाती है। तो इसकी जो ईयर ऑफ मैचिंग करेक्टली है आपकी 1921। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है वो ऑप्शन ए। तो ये करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन ए हो जाता है। किस ईयर में हुआ था, क्या रीजन से, कौन सी पर्सनालिटी से एसोसिएटेड है, ये हमने इससे जो है स्लाइटली रिवाइज कर लिया है। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज एसोसिएटेड है, किस ईयर में हुआ था, क्या रीजंस थे, इन 3-4 पैरामीटर्स पे वाइल डीलिंग विद दिस रेबेलियन, चाहे वो ट्राइबल रेबेलियंस हो, पीजेंट रेबेलियंस हो। ऐसे हम बहुत सारे रेबेलियंस प्री इंडिपेंडेंस देखेंगे। हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट डोमेन है जिससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या स्टेट पीसीएस में भी ईयर या पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यू नीड टू एक बार वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को आप रिवाइज कर ले। मैंने उनको पर्पसली जो है हाईलाइट करके रखा हुआ। दीज आर द फैक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मोपला रिवॉल्ट। ये एक लीडर हैं जो आपके मोपला रेबेलियन से एसोसिएटेड है, इनका नेम दिया गया है। तो यू कैन रिवाइज दीज टॉपिक्स। नाउ प्रोसीडिंग टू द फर्दर क्वेश्चन।
फर्दर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में थोड़े टफ क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा इजी आपके लिए रखा है। एंड डेज हैं आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके थ्रू आपकी रिवीजन हो जाए कि किस पर्सनैलिटीज से कौन कौन सी बुक एसोसिएटेड, अगर ऐसा कुछ यूपीएससी में आता है तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। Now the question says that Marathi fortnightly बहिष्कृत भारत was started by। अब ये मराठी फोर्टनाइटली है, बुक की नेमिंग है बहिष्कृत भारत, किसके द्वारा शुरू की गई थी। 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेज फॉर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सेज फॉर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सेज फॉर वी.डी. सावरकर एंड ऑप्शन डी सेज फॉर गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ें एंड जो भी टर्म्स यहाँ पे दिए गए, एक तो मराठी आपका हिंट दिया गया है, मराठी से एसोसिएटेड है, तो फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था। नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, इनसे एसोसिएटेड मराठा और केसरी 2 पब्लिकेशन एसोसिएटेड है, राइट। मराठा एंड केसरी वर एसोसिएटेड विद द बाल गंगाधर तिलक, बट सब्सिक्वेंट जो हमारे कंट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, दैट इज बी.आर. अम्बेडकर, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी बहिष्कृत भारत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत को लिखा था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट द लोअर कास्ट की राइट्स के लिए। हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइट की थी अगेंस्ट दोज रूलिंग जो भी पावर में थे, और इसी चीज़ को आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने ऐसी कुछ किताबें, बहिष्कृत भारत, अनटचेबिलिटी के इशू पे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड सब्सिक्वेंट कुछ और बुक्स हैं जिनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। जैसे बहिष्कृत भारत अलॉन्ग विद द कास्ट सिस इन इंडिया, मूक नायक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ बुक है जो उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन द ईयर 1928 लिखी थी। इकोनॉमिस्ट भी थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो है लॉ के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी उनकी एक्सपर्टीज थी, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स पे एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपये, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बियॉन्ड बहिष्कृत भारत, एज वी डिस्कस कि इन द ईयर 1927 बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस बुक को लिखा गया था। बियॉन्ड एक वीकली थी जनता, जो कि 1930 में भी इन्होंने लिखा था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन 1936 भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा। सब्सिक्वेंटली एक और इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज फेडरेशन वर्स फ्रीडम, 1939 में जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उस समय पार्टीशन का टाइम था, तो जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था उस पर भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसको थॉट्स ऑन पाकिस्तान बोलते हैं। एंड लोअर कास्ट की आइडेंटिटी के लिए जो है हु वेयर द शूद्रास के बारे में भी जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अलॉन्ग विद द अनटचेबल्स के बारे में भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो बुक्स लिखी थी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द लिटरेरी बुक्स दैट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैड रिटन इन हिज टेन्योर। और इस पे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, किस इंडिविजुअल ने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, या कुछ ऐसे पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आपसे पूछ सकता है। Now, proceeding further to the next question. Next question पे हम subsequently move करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ये भी लिटरेचर से एसोसिएटेड है, किसकी कौन सी क्रिएशन है। इसमें क्वेश्चन हमसे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ हमें कंसिडर करना है, 2 लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपकी पर्सनैलिटीज मेंशन की गई हैं, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं। एंड सब्सिक्वेंटली लिस्ट 2 में जो इन पर्सनालिटीज की जो लिटरेरी डेवलपमेंट्स थी उनके बारे में मेंशन किया गया है। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने पेयर जो है करेक्टली मेंशन्ड है। करेक्टली जो यहाँ करेक्ट पूछ रहा है, आइडेंटिटी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और करेक्ट, कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मेंशन्ड है। पहला जो आपका लिखा है वो लिस्ट 1 में है, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मेंशन किया गया है, और ये बोला गया है कि लिस्ट 2 में जो इसकी मेंशनिंग है कि अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद की क्रिएशन है। एंड बियॉन्ड सेकंड जो आपका फिरोज शाह मेहता के बारे में बोलता है कि फिरोज शाह मेहता जी ने जो है बॉम्बे क्रॉनिकल की ऑथरिंग की थी। ऑप्शन 3 जो आपका एनी बेसेंट के बारे में बोलता है, एनी बेसेंट के बारे में बोलता है कि इन्होंने जो यंग इंडिया की जो ऑथरिंग की थी, यंग इंडिया इनकी प्रोक्रिएशन है। एंड बियॉन्ड जो लास्ट ऑप्शन है वो महात्मा गांधी के बारे में बोल रहा है कि इन्होंने जो है न्यू इंडिया की शुरुआत की थी, जो लिटरेरी डेवलपमेंट थी इनकी न्यू इंडिया, एक सोर्स जो है इन्होंने महात्मा गांधी ने शुरू की थी, इसको बोल रहे हैं कि न्यू इंडिया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पेयरिंग्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। क्या एक पेयर करेक्टली मैच्ड है,
क्या 2 पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, क्या 3 करेक्टली मैच्ड हैं, ये चारों के चारों ही करेक्टली मैच्ड हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को एक बार पॉज करके आइडेंटिफाई करें एंड करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। नाउ जो पहला है अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जो क्रिएशन है वो अल हिलाल, ये करेक्ट है आपका, पहला आपका इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ओवर देयर। सब्सिक्वेंटली फिरोज शाह मेहता भी हमने एक प्रीवियस अपने पार्ट 2 या पार्ट 3 वाले हिस्ट्री के एमसीक्यूज में इस पर डिटेल डिस्कशन किया था और उसमें डिस्कस किया था कि फिरोज शाह मेहता ने जो है अपना बॉम्बे क्रॉनिकल्स की शुरुआत की थी, राइट। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। नाउ जो नीचे के 2 दिए गए हैं, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के बारे में जो मेंशनिंग किया गया है, एनी बेसेंट ने जो है 1916 के अराउंड जो है अपना जो न्यूज़ली डेवलपमेंट जो शुरू किया था उसकी नेमिंग थी न्यू इंडिया, ना कि यंग इंडिया। इनकी डेवलपमेंट थी न्यू इंडिया। और जब महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने इस यंग इंडिया नाम की जो जर्नल का शुरुआत किया था। इसका कोर पर्पस था कि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज रन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को वर्ल्ड स्टेज पे ले आना, राइट। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को वर्ल्ड स्टेज पे ले आने के लिए महात्मा गांधी ने जो है ये आपकी यंग इंडिया जो जर्नल है इसकी डेवलपमेंट की थी, बीइंग इन साउथ अफ्रीका, ताकि लोगों को पता चले कि ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस समय इतना न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं थी, लोगों के बीच में इतनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं था। तो महात्मा गांधी ने ये इनिशिएटिव यंग इंडिया के थ्रू लिया था, बीइंग इन साउथ अफ्रीका का, ताकि लोगों को ब्रिटिशर्स की पॉलिसी इन इंडिया पता चले कि कैसे डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी, ऑपरेसिव पॉलिसीज इंडिया में रन करा रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये दोनों ही पेयरिंग गलत हैं और शुरू के 2 पेयर यहाँ करेक्टली मैच्ड हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर ही करेक्टली मैच हैं, दैट मीन्स ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। नाउ प्रोसीड करते हैं फर्दर हम प्रोसीड करते हैं और एक डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन है ब्रह्मो समाज से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट आर्य समाज, ब्रह्म समाज या कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर हिस्ट्री में एस्टैब्लिश की गई है, उसको किसने एस्टैब्लिश किया था, क्या कोर पर्पस था, क्या कोर फिलॉसफी थी, किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया, इस थीम पे क्वेश्चंस बनते हैं स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में। तो उसी प्रेमाइस पे एक हम सब्सिक्वेंटली सिर्फ ब्रह्मो समाज पे ही इस पे एसेंचुएटेड ये क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की नेमिंग दी गई है एक साइड पे एंड सब्सिक्वेंट उनके फाउंडर्स की नेमिंग दी गई कि ये इंडिविजुअल्स जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर थे। आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं, कितने पेयर्स यहाँ करेक्टली मैच्ड हैं, क्या 1 पेयर, क्या 2 पेयर, क्या 3 या चारों के चारों ही यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। नाउ जो पहला बोलता है कि आदि ब्रह्म समाज, इसके जो फाउंडर थे वो केशव चंद्र सेन हैं। सेकंड आपसे बोलता है कि द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर जो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। जो तीसरा आपसे बोलता है कि ब्रह्म सभा के फाउंडर जो थे वो राजा राम मोहन रॉय हैं। एंड द लास्ट दैट इज फोर्थ, साधारण ब्रह्म समाज, इसके जो फाउंडर हैं वो आनंद मोहन बोस हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है कितने करेक्टली मैच्ड हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। ब्रह्म समाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसी से सब्सिक्वेंट ये चारों ही ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट टाइम पीरियड और थ्रू डिफरेंट फाउंडर्स, ऑल कुछ सर्टेन रीजन्स की वजह से इस ब्रह्मो समाज का जो सब्सिक्वेंट स्प्लिट होता है, तो उसी पे बेस्ड इन डेप्थ क्वेश्चन है ना। ब्रह्म सभा जो है ये 1828 में थ्रू राजा राम मोहन रॉय जो है इसकी शुरुआत होती है। राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा, राइट, जिसको लेटर जो ब्रह्म समाज बोलने लग जाते हैं हम, ब्रह्म सभा को वे ही लेटर ब्रह्म समाज बोलने लग जाते हैं। इसका कोर पर्पस होता है अगेन जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, जो पूजा पाठ और जो भी कर्मकांड डेली एक्टिविटीज में करते हैं उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना। मोनोथीज्म पे जो है ब्रह्म समाज का फोकस होता है, यानी कि पॉलीथीज्म के अगेंस्ट में।
राइट, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है। और उस समय की जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी, जैसे चाइल्ड मैरिजेस, सती प्रथा जैसे इश्यूज को हाईलाइट करना, इनके अगेंस्ट की नेगेटिविटी के अगेंस्ट में सोसाइटी में अवेयरनेस लाना, यही ब्रह्म समाज की जो है कोर प्रिंसिपल से, कोर फिलॉसफी से, जिसके यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने जो इसको इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाता है कि इसका करेक्ट पेयरिंग ब्रह्म समाज, इसके फाउंडर राजा राम मोहन रॉय हैं। नाउ इनके डेमाइस के बाद, राजा राम मोहन रॉय के डेमाइस के बाद ब्रह्मो समाज की फर्दर कंटिन्यूएशन जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी के हाथ में आती है, राइट, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के हाथ में आती है। सब्सिक्वेंट केशव चंद्र सेन भी इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन फर्दर जो है आगे एक डिस्प्यूट अराइज होता है। एज यू नो कि ब्रह्म समाज जो एस्टैब्लिश किया गया था अगेंस्ट रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, मोनोथीज्म पे फोकस था, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर में बिलीव रखते थे, सेकुलरिज्म में बिलीव था, एंड बियॉन्ड जो भी सोशल कस्टम उस समय प्रेवलेंट थे, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा जैसे इश्यूज या विडो रीमैरिजेस ना होना, उसके अगेंस्ट में ये सारी जो है ये समाज जो फैक्शन करता है। लेकिन वे टाइम केशव चंद्र सेन जो है, इनके अंदर में एक डेवलपमेंट होता है, ये सोसाइटी में अपने आप को ऐसे इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का ये रूप दिखाने लग जाते हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में हो जाता है। तो उस रीजन की वजह से जो है देवेंद्र नाथ टैगोर जो केशव चंद्र सेन को जो है इस सोसाइटी से हटा देते हैं, उनको जो आचार्य की उपाधि थी वो स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, एंड दैट लेड टू डिवीजन ऑफ द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो डिवीजन हो जाता है दो फैक्शन में, जिसमें जो आदि ब्रह्म समाज, एक फैक्शन जो कि आदि ब्रह्म समाज है, उसको देवेंद्र नाथ टैगोर जी हैंडल करते हैं, राइट। देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो है आदि ब्रह्म समाज को हैंडल करते हैं, और जो दूसरा फैक्शन है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसको जो है केशव चंद्र सेन जो है हैंडल करते हैं। तो सब्सिक्वेंटली दोनों की पेयरिंग गलत है, तो ये पहला और दूसरा आपका यहाँ गलत हो जाता है। नाउ सब्सिक्वेंटली फिर जो है ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो केशव चंद्र सेन है, वो क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी, यानी कि उनकी जो बेटी है वो 14 साल की, सिर्फ 14 इयर्स ओल्ड अपनी बेटी की शादी जो है उस समय कूच बिहार के जो एक राजा थे उनसे कर देते हैं। उसको इस इंसिडेंट को लेके जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर उनके बीच में भी बहुत सारा कुंठा डेवलप होता है, एक एंगर डेवलप होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, चाइल्ड मैरिजेस जैसी एक्टिविटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सब्सिक्वेंट ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का जो है सब्सिक्वेंट जो है डिवीजन हो जाता है, और फिर एक फैक्शन फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं साधारण ब्रह्म समाज, और उसके फाउंडिंग मेंबर कौन है, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं आनंद मोहन बोस। तो ऐसे क्रोनोलॉजी बेस्ड जो कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का सब्सिक्वेंट डिवीजन हुआ, क्या क्या रीजंस थे, किस ईयर में चीजें हुई, इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपके जो दो पेयर सिर्फ करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ, तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ओनली 2 पेयर्स, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर कि ये जो भी हमने अभी डिस्कशन किया था ये सारी एक्सप्लेनेशन है। एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, ताकि इस पे बेस अगर क्वेश्चन आपसे आते हैं तो आप इसको जो थॉरली एंड इजीली रिवाइज कर सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बेस हैं जो प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नेमिंग आपको दिया गया है, किस ईयर में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी ये दिया गया है, एंड बियॉन्ड आपको जो तीसरा डाटा देखना है कि इसके फाउंडर कौन थे, उनके बारे में मेंशनिंग की गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको यहाँ पे जो करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कि कितने पेयर्स यहाँ पे करेक्टली जो है मैच किए गए हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया है, जिस ईयर में स्टैब्लिश किया गया है वो राइट डाटा है, एंड सब्सिक्वेंट जो दूसरा डाटा आपको उनके फाउंडर के नेमिंग जो है वो यहाँ पे करेक्टली मैच की गई है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहता है, खासकर जिस डोमेन में, जिस टाइमलाइन में ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डोमेन है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला आपसे बोल रहा है कि बॉम्बे एसोसिएशन स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1852। तो क्या 1852 में जो है आपकी ये बॉम्बे एसोसिएशन स्टैब्लिश की गई थी? बियॉन्ड इसको जो फाउंडर बोले गए हैं वो दादा भाई नेहरूजी हैं। तो क्या बॉम्बे एसोसिएशन के फाउंडर दादा भाई नेहरूजी है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ जो सेकंड आपसे ऑर्गेनाइजेशन मेंशन किया गया वो है इंडियन लीग। इंडियन लीग के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, और इसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे जो है आपको 1875 बोला गया है कि 1875 में ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था, और इसके जो फाउंडर थे वो शिशिर कुमार घोष हैं। तो क्या ये करेक्ट है, क्या ये इनकरेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है।
ना ऑप्शन जो थर्ड पेयरिंग है यहाँ पे वो इंडियन एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन, उसकी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1876 बोली गई है। इनकी जो फाउंडर हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में मेंशन किया गया है। एंड सब्सिक्वेंट द लास्ट जो मेंशन किया गया है वो मद्रास महाजन सभा, और ये कब स्टैब्लिश किया गया इसमें मेंशन है कि 1884 में, और उसके जो फाउंडिंग मेंबर है वो है ज्यूस सुब्रमण्यम। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने यहाँ पे जो है करेक्टली मैच्ड हैं, कितने यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। क्या सिर्फ एक पेयर यहाँ करेक्टली मैच्ड है, क्या दो पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, क्या तीन पेयर यहाँ करेक्टली मैच्ड हैं, या चारों के चारों यहाँ करेक्टली मैच्ड हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करें, एनालाइज करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। नाउ पहला देखते हैं हम, पहला ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे एसोसिएशन। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपकी 1885 में स्टैब्लिश की गई थी, एक सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके बोल सकते हैं कि फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में जो थी आईएनसी थी। लेकिन इस आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी इंडिया में स्टैब्लिश थे, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में। उनका कोर पर्पस मोर और लेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही था, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठाना। तो इंटरकनेक्टेडनेस न होने की वजह से जो भी हमारे रीजनल लेवल पे जो भी पॉलिटिकल एलिट्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की थी। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे एसोसिएशन। ये बॉम्बे एसोसिएशन राइटली 1852 स्टैब्लिश किया गया था। इसका कोर पर्पस था जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, जो प्रोग्राम्स थे, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराना कि कैसे ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो लोकल नेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट में एक ऑपरेसिव मेजर्स हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कई सारे मेंबर्स इससे एसोसिएटेड हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन इनमें से एक फाउंडिंग मेंबर जो थे दादा भाई नेरोजी भी हैं। दादा भाई नेरोजी भी उनमें से एक फाउंडिंग मेंबर हैं। इसका कोर जो फाउंडर थे वो जगन्नाथ शंकर सेठ हैं, जगन्नाथ शंकर सेठ, राइट। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बॉम्बे एसोसिएशन, और उनके साथ साथ दादा भाई नेरोजी भी एसोसिएटेड है। सब्सिक्वेंट आपको जो ऑप्शन 2 है इंडियन लीग, इसकी स्टैब्लिशमेंट भी इस ऑर्गेनाइजेशन की भी 1875 में हुई थी, और इसके फाउंडर एज मेंशन के शिशिर कुमार घोष जी थे। तो ये करेक्टली मैच है। नाउ शिशिर कुमार घोष से ही एसोसिएटेड एक न्यूज़पेपर है दैट इज नोन एज अमृत बाजार पत्रिका। ये बंगाली में प्रिंट होती थी, राइट। ये अमृत बाजार पत्रिका जो है बंगाली में प्रिंट होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेके आया गया था। यानी कि जो भी न्यूज़पेपर्स वर्निकुलर लैंग्वेज में, चाहे बंगाली में, हिंदी में, मराठी में प्रेस हो रही हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ रिप्रेसिव मेजर जो है वर्निकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू ले आया गया था। और रातों रात ही ये अमृत बाजार पत्रिका जो एक बंगाली न्यूज़पेपर था, अपने आप को कन्वर्ट करके इंग्लिश डेली में स्टैब्लिश हो जाता है, राइट। तो उस शिशिर कुमार घोष इज एसोसिएटेड विद बंगाली इस अमृत बाजार पत्रिका, राइट। तो ये 1868 में ये आपकी जो न्यूज़पेपर है ये शुरू हुआ था। तो इस पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं। नाउ सब्सिक्वेंट जो है आपका इंडियन एसोसिएशन, ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलोंग विद आनंद बोस जी ने जो है स्टैब्लिश किया था। आनंद बोस अलोंग विद सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था इन द ईयर 1876। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एंड सब्सिक्वेंट सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में मद्रास महाजन सभा इन द ईयर 1884 में जी सुब्रमण्यम अलोंग विथ एन राघवाचारी और कुछ और प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जैसे कि आपके बी आनंद चार्लू, इन्होंने जो है मिलकर जो है इस मद्रास महाजन सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो इस पर्सपेक्टिव से कि चारों के चारों ही आपकी पेयरिंग यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। यहाँ से आप पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड ओवर हियर। नाउ मेंस में जनरली आपसे पूछ लेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स स्टैब्लिश की गई थी उनके बारे में बताएं, उनकी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, उनकी जो कोर पर्पस किस थीम पे स्टैब्लिश थी, किस लोकेशन पे। तो ऐसा फैक्चुअल इनपुट आप जो है यहाँ से इस प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन से अपने मेंस में जो है अपने आंसर को जो है एनहेंस कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अलॉन्ग विद द मेंस के पर्सपेक्टिव से किस डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट 1852 जगन्नाथ शंकर सेठ
स्टेट एसोसिएटेड जिन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन को फाउंडर किया था। अलॉन्ग विद दैट कुछ और इंपॉर्टेंट मेंबर्स है जैसे नौरोजी, जमशेदजी जीजाभाई, विनायक शंकर शेठ, दादा भाई नेहरू, वेयर द नोटेबल मेंबर्स जिन्होंने इसको जो है मिलकर स्टैब्लिश किया था। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जमशेदजी जेजी भाई। तो अगर इससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन फैक्ट बैठता है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि क्या डाटा यहाँ से निकाला जा सकता है। सिमिलरली एज आई मेंशन अमृत बाजार पत्रिका के बारे में और सब्सिक्वेंट जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको प्रोवाइड की है उसका एक रिटन इनपुट है, वीडियो को पॉज करके एक बार अगर आप चाहें तो इसको रिवाइज कर लें। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर प्रोसीड करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट 20th सेंचुरी में देखते हैं जो डेवलपमेंट्स हुई थी उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लिया है। इजी टू गो क्वेश्चन है, आंख बंद करके एक नॉर्मल बच्चा भी, स्कूल का भी बच्चा इसको आंसर कर सकता है। लेकिन इस थीम पे बेस कुछ और ऑप्शंस को हम रिवाइज करेंगे ताकि ब्रॉडली आपकी जो है मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट है वो रिवाइज हो सके। अब इसमें क्वेश्चन आपसे बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला है। ये आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है इन चार ऑप्शंस में से किस सेशन में, किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने इस स्लोगन को अप्राइज किया था। ऑप्शन ए आपसे बोलता है बनारस के सेशन में जो कि 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी सेज फॉर कलकत्ता सेशन दैट हैपेंड इन 1906 एंड सब्सिक्वेंट ऑप्शन सी सेज फॉर सूरत सेशन दैट हैपेंड इन 1907 एंड ऑप्शन डी सेज फॉर लखनऊ सेशन 1916। तो इन चारों में से आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। नाउ स्लोगन तो ये स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, लेकिन इस टर्म स्वराज का यूज जो है पहली बार जो है आपके दादा भाई नेहरूजी ने किया था। दादा भाई नेहरूजी जी ने किया था इन द ईयर 1906। जो ये आईएनसी का सेशन कलकत्ता के सेशन में 1906 में हुआ था, तो इस टर्म का सबसे पहला यूज दादा भाई नेहरूजी ने किया था। एंड फर्दर 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था, 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था जिसको किसने चेयर किया था, इसके प्रेसिडेंट कौन से, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एसी मजूमदार जी जो थे प्रेसिडेंट थे इस आईएनसी के, अंबिका चरण मजूमदार। इस सेशन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी और वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई थी कि जो कांग्रेस का फैक्शन था वो 1907 में जो है दो फैक्शन में डिवाइड हो गया था। और कब डिवाइड हुआ था? सूरत सेशन इन 1907 में आईएनसी जो थी वो डिवाइड होके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो है डिवाइड हो जाता है। कब होता है? 1907 में। तो ये सूरत सेशन जो आपका यहाँ मेंशन किया गया है किस लिए फेमस है? ये सूरत सेशन में स्प्लिट बिटवीन आईएनसी, तो करीब आपकी जो है 7 इयर्स तक जो है ये आईएनसी दो फैक्शन में डिवाइडेड थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट जिनको हिंदी में गरम दल और मॉडरेट जिनको हिंदी में नरम दल बोलते हैं, इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। लेकिन सब्सिक्वेंट इनका मर्जर जो है 1906 में ये दोनों ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इनके पीछे रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स थे बाल गंगाधर तिलक अलॉन्ग विथ एनी बेसेंट। तो एक डेवलपमेंट तो ये हुई थी 1916 के लखनऊ सेशन में कि इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आए थे। एंड सब्सिक्वेंट दूसरी डेवलपमेंट ये थी कि जो मुस्लिम लीग थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलॉन्ग विद द कांग्रेस, इन दोनों के बीच में भी एक नेगोशिएशन हुआ था साथ में काम करने के लिए। तो लखनऊ सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। 1916 में ये मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट अलॉन्ग विद आईएनसी प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये इस लखनऊ सेशन में एक साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी सेशन में जो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है ये स्लोगन अराइज किया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इनका कोर पर्पस था, जैसे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में एक डिफरेंस अराइज हुआ था कि सिस्टम को ऑल टुगेदर सबवर्ट नहीं करना, रदर रिफॉर्मेशन पे फोकस रखना है। और उसी पर्सपेक्टिव से ये स्वराज का स्लोगन जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने अराइज किया था। Now 1905 में एज यू नो कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था अक्टूबर 1905 में। बंगाल जो आज का जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल था। लॉर्ड कर्जन वर द पर्सन रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो ये ऑप्शन ए बनारस सेशन जो कि दिसंबर में कंक्लूड हुआ था जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये चार ऑप्शन यू कैन सी कि कैसे हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इसमें हुई थी, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, लखनऊ सेशन में बाल
गंगाधर तिलक जी ने जो है ये आपकी स्लोगन अराइज की थी। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट के बारे में जो कि थ्रू द एफर्ट ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट ये हुआ था एज आई मेंशन। तो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डेवलपमेंट है जो कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में हुई थी। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें मिलिटेंट नेशनलिज्म पे फोकस है इस क्वेश्चन का। मॉडर्न इंडिया का एक इंपॉर्टेंट डोमेन है मिलिटेंट नेशनलिज्म। नाउ एज यू नो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद 1922 में जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ कर लेते हैं तो जो भी मेंबर्स यंग मेंबर्स उससे एसोसिएटेड थे वो एक तरह से इल्यूजन फेस करते हैं कि आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्टिविटी क्या हो। उसमें जो पॉलिटिकल एलाइट्स थे लाइक मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विद CR दास स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट करते, लेकिन जो यूथ थे वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे। तो उसके बैकड्रॉप में वो कंफ्यूजन जो है एक मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो है भावना लोगों में डेवलप करती है। उसी बिहाफ पे ये क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उस समय मिलिटेंट एक्टिविटी इंडिया में हुई थी उन्हीं के बिहाफ पे क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है। इसमें हमें ये कुछ केसेस की मेंशनिंग की गई जिसमें हमको ईयर ऑफ इनके किस ईयर में केसेस हुए थे, इसके पीछे रीजंस क्या थे इन केसेस के पीछे, और जो इसके पर्सनालिटीज इस केसेस से एसोसिएटेड उनके बारे में हमें अवेयरनेस जरूरी है। क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है लेकिन कोई से एक्स्ट्रापोलेट करके हम एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम केसेस एंड यू हैव टू सिलेक्ट देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन एट द एंड। यहाँ पे एंड पे कुछ कोड्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा केस सबसे पहले हुआ था, उसके बाद कौन से ईयर में, तीसरे एंड देन चौथे। जो पहला केस आपसे यहाँ मेंशन किया गया है लाहौर केस, सेकंड आपसे काकोरी केस के बारे में बोल रहा है, एंड थर्ड मेंशंस फॉर मेरठ केस एंड फोर्थ मेंशंस फॉर कानपुरी केस। राइट तो आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, पहला कौन सा केस हुआ था, उसके बाद किस ईयर में हुआ था, तीसरे में कौन, चौथे में कौन। राइट तो ऐसे आपको इसको क्रोनोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है ना। इस चीज की आप आंसरिंग तभी कर सकते हैं जब इन केसेस के बारे में आपको अवेयरनेस हो कि केस एसोसिएटेड किससे है, किस थीम पे है, कौन कौन सी पर्सनालिटी एसोसिएटेड है। नाउ यहाँ जो पहला ऑप्शन मेंशन किया गया है वो लाहौर केस के बारे में मेंशन किया गया है। लाहौर केस एक इंपॉर्टेंट केस है दो पर्सपेक्टिव से। राइट एक दो डिफरेंट टाइमलाइन इसकी हैं। एक तो आपकी जो है गदर पार्टी से एसोसिएटेड है ये लाहौर केस। ये गदर पार्टी जो है 1913-14 में एस्टैब्लिश की गई थी यूएसए में। इसका कोर पर्पस था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स अपनी आवाज उठाना। और इस गदर पार्टी जो गदर एसोसिएशन फॉर्म किया गया था इस पे ब्रिटिशर्स ने आरोप लगाया है कि ये जो मॉडर्न डे हमारा पंजाब प्रोविंस है यहाँ पे ये आर्म्स जो है हिडन वे से जो है आर्म्स यहाँ पे पंजाब में भेज रहे हैं ताकि रेबेल अपराइज हो। तो सिडिशन का चार्ज लगा था इन मेंबर्स पे गदर पार्टी से एसोसिएटेड इन द ईयर 1915। उसी केस को जो लाहौर केस बोलते हैं जो कि 1915 में शुरू हुआ था। तो पहला डायमेंशन तो ये है कि 1915 में लाहौर केस जो गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। राइट बियॉन्ड जो दूसरा केस है वो भगत सिंह से एसोसिएटेड है। अब भगत सिंह से एसोसिएटेड एज यू नो कि भगत सिंह वाज हैंग्ड on 23rd of March 1931 along with two more accomplished, that is Bhagat Singh, सुखदेव along with राजगुरु। ये तीन इंडिविजुअल्स हैं जिनको 23 मार्च 1931 को जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है सॉन्डर्स का मर्डर। दे शॉट डेड सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स कौन था, इसको ऐसे उन्होंने रिस्पॉन्सिबल माना था लाला लाजपत राय की डेथ के लिए। नाउ 1927 में एज यू नो कि साइमन कमीशन इंडिया में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसमें कोई भी इंडिया के मेंबर नहीं थे, सारे वाइट मेंबर्स थे। और इसी बिहाफ पे जो हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने आवाज उठाई साइमन गो बैक। और जो फ्रीडम फाइटर्स में थे एक फ्रीडम फाइटर हमारे लाला लाजपत राय, वो भी इस फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएटेड, जिन पे लाठी चार्ज किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। और ये लाठी चार्ज ही लाला लाजपत राय की डेथ का एक रीजन बनता है। और उसी डेथ को एवेंज करने के लिए भगत सिंह, सुखदेव अलॉन्ग विद द राजगुरु जो है ये आपके सैंडर्स पे जो है लाठी सैंडर्स का जो है मर्डर करते हैं और उससे एसोसिएटेड ये लाहौर केस है। राइट तो दो चीजों में एसोसिएटेड है लाहौर केस, लेकिन गिवन द ऑप्शंस ये आपका पहला जो है गदर पार्टी से एसोसिएटेड जो कि लाहौर केस 1915 में जो शुरू हुआ था। नाउ दूसरा केस यहां देखते हैं काकोरी केस के बारे में यहां मेंशन किया गया है। नाउ काकोरी केस जो है एक आर्म्ड रॉबरी से एसोसिएटेड है। आर्म्ड रॉबरी से ये केस एसोसिएटेड है। अगर आपने मूवी देखी हो रंग दे बसंती तो उसके बारे में काकोरी केस पे बेस्ड ही वो पूरी मूवी ऐसा ड्रामेटिक वे में एस्टैब्लिश की गई थी, जो कि 1925 में
उत्तर प्रदेश का एक रीजन है काकोरी, एक वहाँ पे ये जो इंसिडेंट हैपन हुआ था जिसमें हमारे जो मिलिटेंट नेशनलिज्म से रिलेटेड फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो है एक ट्रेन जो मालगाड़ी ट्रेन जो है जा रही थी उसमें जो है लूटपाट की थी, रॉबरी की थी। उसमें एसोसिएटेड पर्सनालिटी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान अलॉन्ग विद राजेंद्र लहरी इस काकोरी केस से एसोसिएटेड थे, राइट। तो इसी केस के अगेंस्ट में, इसी आर्म्ड रॉबरी के अगेंस्ट में जो है काकोरी केस की शुरुआत होती है और ये इन द ईयर 1925 ये केस इंस्टिल होता है। तो काकोरी केस किस लिए है, कौन से पर्सनालिटी है, किस ईयर में है, यू हैव सीन। नाउ जो ऑप्शन 3 है मेरठ केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये जो है 1929 में शुरू हुआ था और इसका फर्दर वर्डिक्ट जो है 1933 में आया था। इसमें जो रीज़न दिया गया था कि कुछ इंडिविजुअल्स है जो ट्रेड यूनियंस, ये सारी चीज़ें आप जो ट्रेड लॉबीज को देखते हैं, इन्होंने पर्पसली जो है स्ट्राइक की थी, इंडियन रेलवेज को रोका था और उसी के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने जो है इस मेरठ केस की जो है इम्पोज किया था उन ट्रेड यूनियंस। उसमें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी, इंग्लिश ऑफिसर्स भी इससे एसोसिएटेड थे, कुछ लेफ्ट विंग के जो लीडर्स थे वो एसोसिएटेड थे और इसका टाइमलाइन जो है 1929 और फाइनल वर्डिक्ट 1933 में आ जाता है। नाउ जो चौथा ऑप्शन है कानपुर केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि 1924 में कानपुर केस हुआ था। कम्युनिस्ट विंग से एसोसिएटेड है, इससे एसोसिएट कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जैसे विमेन एक पर्सनालिटी है नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी गुप्ता ये एसोसिएटेड है, मुजफ्फर जंग एसोसिएटेड है, एम.एन. रॉय एसोसिएटेड है। बियॉन्ड दैट आपके ऐसे डंग जो है ये कानपुर केस से एसोसिएटेड है। इनका कोर पर्पस था कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिससे इंडिया जो है ब्रिटिश सॉवरेनिटी से ऑल टुगेदर अलग हो जाए, यानी कि एक सेसेशन का ये एक्टिविटी कर रहे थे जिसपे ब्रिटिशर्स इन पे चार्ज लगाते हैं कि ये सीडिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि जो है किंग जो एम्परर था, ब्रिटिश एम्परर था, उसकी सॉवरेनिटी को ऑल टुगेदर इंडियन लैंडमार्क से हटा दिया जाना। तो उसी पर्सपेक्टिव में कानपुर केस शुरू हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हम देखेंगे, ये 1924 में शुरू हुआ था। उस हिसाब से जो करेक्ट पेयरिंग यहाँ पे बनती है वो होती है ऑप्शन सी, दैट इज 1915 में ये पहली बार ये एक्टिविटी हुई थी, राइट, लाहौर केस। सब्सिक्वेंट कानपुर केस जो है आपका 1924 में हुआ था। काकोरी केस जो है आपका 1925 में हुआ था एंड मेरठ केस सब्सिक्वेंटली जो है 1933 में हुआ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है वो होता है ऑप्शन सी, राइट। Now these are the subsequent development जो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। लाहौर कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड जो गदर पार्टी की एक्सप्लेनेशन है 1914-15 में एज आई मेंशन कि इन केसेस का ट्रायल हुआ था। एंड सब्सिक्वेंट जो भगत सिंह से एसोसिएटेड डेवलपमेंट थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन द ईयर 1927, दीज आर द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। एंड सब्सिक्वेंट जो है आपके काकोरी, मेरठ एंड कानपुर कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं ये दी गई हुई है। तो आई रिक्वेस्ट की वीडियो को पॉज करके एक बार इन एक्सप्लेनेशन को देख लें, इनको रिवाइज कर लें ताकि आपका फैक्चुअल पार्ट अलोंग विद एनालिटिकल पार्ट बूस्टअप हो सके। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट से एसोसिएटेड। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है। इस पे आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और इनकरेक्ट। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हैं, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको हमेशा एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप जो है करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रेफरेंस पे जो स्टेटमेंट 1 बोलता है कि आगा खान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आगा खान जो थे पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। सेकेंड स्टेटमेंट स्पीक्स फॉर सलीमुल्लाह खान, आगा खान अलॉन्ग विद द मोहसिन उल मुल्क वेयर इट्स फाउंडिंग मेंबर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडिंग मेंबर्स है ये 3 पर्सनालिटी के नाम दिए गए हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। Now statement 3 says for in 1906 the meeting was organized during the Dhaka session which is known as All India Mohammedan Educational Conference, राइट। तो ये आपको ये तीनों स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। कितने स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट हैं ये आपको फिगर आउट करना है। नाउ
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, सिमिलर एज ए कंटेम्प्रेरी टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, एज एन अल्टरनेटिव। उसका कोर पर्पस था मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिजर्व करना, जो उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में हुआ करती थी, अनडिवाइडेड इंडिया में, उनके इंटरेस्ट को उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया था, राइट। तो इसकी फॉर्मेशन जो है इन द ईयर 1906 हुई थी। 1905 में एज यू नो कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो है एक आज का जो मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल है और ईस्टर्न बंगाल दैट इज नोन एज कंटेम्प्रेरी टाइम पे उसको बांग्लादेश बोलते हैं। दो पार्ट में डिवाइड हुआ था इन द 1905 एंड सब्सिक्वेंट 1906 में इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। ना उसका कोर पर्पस था इस लीग का कि ये ब्रिटिशर्स के प्रति जो है लॉयल रहेंगे, दे विल स्टे लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, राइट, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। एंड सब्सिक्वेंट हम डेवलपमेंट देखेंगे कि 1909 एक्ट जब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जब ब्रिटिशर्स लेके आते हैं तो उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन आ जाता है, राइट, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन आ जाता है। वो इन्हीं की डिमांड को अपीज करने के लिए ब्रिटिशर्स लेके आते हैं। उनका कोर पर्पस डिवाइड एंड रूल, एज यू नो कि ऑल इंडिया ब्रिटिशर्स का ऑलरेडी एक पर्पस डिवाइड एंड रूल का था, तो मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए 1909 में जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। नाउ इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन 1906 में हुई थी और इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका अलॉन्ग विद आगा खान, मोहसिन उल मुल्क, ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे। इनका कोर पर्पस था मुस्लिम्स इन इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना। इनका मानना था आईएनसी एस एन यू नो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव है, ये मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख रही है, इसी पर्सपेक्टिव से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया था। और इसकी पहली जो मीटिंग 1906 में थी वो ढाका सेशन में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के पर्सपेक्टिव से हुई थी, राइट। तो ये स्टेटमेंट 3 आपका सही है। स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है कि इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे सलीमुल्लाह खान अलॉन्ग विद आगा खान एंड मोहसिन उल मुल्क वर इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। एंड सब्सिक्वेंट जो आगा खान थे, इसके पहले प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो आपके जो है आगा खान थे। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुई थी, उसके पहले प्रेसिडेंट जैसे W.C. बैनर्जी थे, राइट। वैसे ही आपके 1906 में इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे वो आगा खान थे। तो इस हिसाब से यहाँ तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। एंड द आंसर आस्क हियर कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है, तो तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। Now these are the basic explanation as I discussed कि इनकी फॉर्मेशन से पहले कौन कौन से इनके फाउंडिंग मेंबर से कोर पर्पस क्या था, मुस्लिम एजेंडा को एडवांस करना, मुस्लिम राइट्स के प्रोटेक्ट करना, राइट। इसके फाउंडिंग मेंबर्स, दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स। 1906 में ये डेवलपमेंट शुरू हुई थी और इसके पहले प्रेसिडेंट जो है आगा खान थे, राइट। तो दीज आर द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नाउ प्रोसीड करते हैं फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस पर टर्म बेस्ड क्वेश्चन जनरली या इससे डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड साइमल्टेनियसली आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन ऑन पर्पस डाला है। नाउ द क्वेश्चन सेज फॉर कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट तीन कथिया सिस्टम। तीन कथिया सिस्टम के पर्सपेक्टिव में इन स्टेटमेंट को आपको कंसिडर करना है, जिसमें स्टेटमेंट 1 हमसे बोलता है द यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स्ड कल्टिवेटर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/80th ऑफ देयर लैंड। जो यूरोपियन प्लांटर्स इंडिया में थे उन्होंने जो है कल्टिवेटर्स को, जो खेती कर रहे थे, उनको फोर्स किया कि वो अपनी लैंड पे, अपनी ज़मीन पे इंडिगो दैट इज़ नील की खेती करें। कितने हिस्से पे? 3/80th ऑफ देयर लैंड। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आइडेंटिफाई करना है हमें। Now the second statement says that German synthetic dyes forced indigo out of the market। जो जर्मन सिंथेटिक डाई का डेवलपमेंट हुआ था उसने इंडिगो को जो है, नील को जो है ऑल टुगेदर मार्केट से फोर्स कर दिया था कि इनकी मार्केट की मोनोपोली खत्म हो जाए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये गलत है? वी नीड टू आइडेंटिफाई। नाउ स्टेटमेंट 3 सेज फॉर The cultivators try to secure enhancement in rents and other illegal dues। जो cultivators थे उन्होंने जो है illegal dues और एक्स्ट्रा रेंट का जो एडवांसमेंट के लिए मेजर्स लिए थे। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आइडेंटिफाई करना है। And the fourth statement says that the personality, that is Rajkumar Shukla, persuaded Gandhi ji to come to Champaran and investigate the problem।
राइट। राजकुमार शुक्ल के बारे में यहाँ बोला गया कि उन्होंने गांधी जी को परस्यूट किया कि वो चंपारण आए और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कितने स्टेटमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट, क्या एक स्टेटमेंट सही है, क्या दो स्टेटमेंट सही है, क्या तीन सही हैं, या चारों के चारों ही सही हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड करें, एनालाइज करें एंड प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नाउ हमने अपने हिस्ट्री के पार्ट 2 पार्ट 3 आई अज्यूम कि जब प्रैक्टिस किया था उसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में डिस्कशन किया था कि चंपारण सत्याग्रह इन द ईयर 1917 में जो है बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में कंक्लूड होता है जिसमें गांधी जी पार्ट लेते हैं, और उसी चंपारण सत्याग्रह से एसोसिएटेड 3 कथिया सिस्टम है। नाउ ये 3 कथिया सिस्टम एट द नेम सेज 3 प्लस कट्ठा। कट्ठा जो है एक लैंड मेजरमेंट यूनिट है जो कि उस टाइम पे इंडिया, नेपाल अलोंग विद बांग्लादेश में प्रैक्टिस किया जाता था, जैसे बीघा, बिस्वा, राइट, ऐसे लैंड मेजरमेंट यूनिट लिए जाते हैं। उसी पर्सपेक्टिव में कट्ठा भी एक मेजरिंग यूनिट था जिसपे ये 3 पार्ट यानी कि 3 पार्ट ऑफ द 3 पार्ट ऑफ द एक कट्ठा जो है लैंड को 3 कथिया सिस्टम बोलते हैं। और उसका की प्रोविजन था कि 19th सेंचुरी में जो है इंडिगो, नील की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी ग्लोबल मार्केट में। उसी पर्सपेक्टिव से यूरोपियन प्लांटर्स जो इंडिया में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए, तो उन्होंने जो है जो हमारे लोकल फार्मर्स थे उनको जो है कन्विंस किया या कोर्स किया कि अपने लैंड पे जो है कमर्शियल क्रॉपिंग करना शुरू करें। इंडिगो के साथ और भी बहुत सारे कमर्शियल प्लांटेशन का डेवलपमेंट हुआ था, राइट। तो गेहूं, चावल, ये सब्सिस्टेंट जो फूड की रिक्वायरमेंट के लिए अनाज उगाया जाता, तो उनके अलावा जो है ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो का कल्टीवेशन करें ऑन देयर, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गलत है, ये 3/20th ऑफ देयर लैंड, न कि 3/18th ऑफ देयर लैंड, राइट। और इसी को जो है 3 कथिया सिस्टम बोलते हैं कि अपने जो खेत का 1/3 हिस्सा कंपेयर टू द 20th पार्ट जो है, इस पे यूरोपियन प्लांटर्स ने कल्टीवेटर्स को फोर्स किया कि अपने लैंड पे जो है इतना इंडिगो जो है कल्टीवेट करे। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। नाउ ये जो प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स से कल्टीवेटर्स के साथ जो एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, रेंट साइन कर रहे थे कि अपने लैंड पे, अपने खेती पे जो है ये इंडिगो की खेती, नील की खेती करें 3/20th ऑफ देयर लैंड, और उसके बदले में ये जो है सीड्स देंगे, हाई क्वालिटी सीड्स देंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इनको जो प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए एक इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, राइट। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि ये सिंथेटिक डाई का डेवलपमेंट होता है। हम देखेंगे एक नोबेल प्राइज विनर हैं जिन्होंने इस सिंथेटिक डाई का डेवलपमेंट हुआ था। इस सिंथेटिक डाई के डेवलपमेंट के बाद जो इंडिगो थी वो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो रही थी, और इसी रीज़न की वजह से जो सिंथेटिक डाई है, जर्मन सिंथेटिक डाई, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू फोर्सिंग आउट ऑफ द इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। नाउ एज अ मेजर जो है, ये जैसे ही इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट हो जाती है और जर्मन सिंथेटिक डाई जो मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेने लगती है, तो ये जो यूरोपियन प्लांटर्स थे इनके लिए ये कि प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहता है, राइट। लेकिन क्या फैक्टर है कि यूरोपियन प्लांटर्स जो कल्टीवेटर्स के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट में थे, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हटने के लिए, अपने मोरल ऑब्लिगेशन से हटने के लिए क्या करते हैं, इन टर्न जो पीजेंट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उन पे जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेंट अलोंग विद इलीगल ड्यूज डालते हैं, ताकि ये फोर्स होके, परेशान होके खुद अपने एग्रीमेंट से बाहर हो जाएं। तो ये कल्टीवेटर जो है अननेसेसरी एनहेंसमेंट ऑफ रेंट और इलीगल ड्यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट 3 भी आपका सही है। नाउ इस पर्सपेक्टिव से रेंट और इलीगल ड्यूज बढ़ने की वजह से जो कल्टीवेटर्स, जो पीजेंट्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं। एट्रोसिटीज, बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव मेजर इनके अगेंस्ट में ली जाती है। तो इन्हीं पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करने के लिए, राइट, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में अराउंड 1917 जब महात्मा गांधी इंडिया में आ चुके रहते 1915 में, तो एक पर्सनालिटी है बिहार से एसोसिएट राजकुमार शुक्ल, ये महात्मा गांधी को कन्विंस करते हैं कि आप इस जगह पे आएँ, चंपारण में आएँ, लोगों की सिचुएशन को देखें और एक सूटेबल मेजर लेके आएँ। एंड इसी पर्सपेक्टिव पे जब महात्मा गांधी यहाँ आते हैं तो वो चंपारण सत्याग्रह बिगिन करते हैं, राइट। चंपारण सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत होती है, एंड इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने एज एन प्रैक्टिस चंपारण में शुरू किया था। इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट।
तो ये आपका स्टेटमेंट 4 भी जो है आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि पहले को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों के तीनों ही सही है, यानी कि यहाँ पे 3 पेयर्स करेक्टली मैच हैं। तो विद दैट पर्सपेक्टिव ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, यानी कि यहाँ 3 पेयर्स करेक्टली मैच हैं। These are the statement related to तिनकतिया सिस्टम। यू कैन सी इन दिस एक्सप्लेनेशन, जो सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लें, ताकि इस पे बेस अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यू आर कंफर्टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ जो सिंथेटिक डाई का मैंने आपको बोला था, जर्मन सिंथेटिक डाई जो का डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें 1865 में जो है ये साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, जिसके नोबेल प्राइज विनिंग कैंडिडेट हैं, केमिस्ट हैं एडोल्फ वॉन बेयर। इन्होंने जो है सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट किया था। तो ये भी ऐसे जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसी की वजह से जो इंडिगो इंडिया में कल्टीवेट हो रहा था वो नॉन प्रॉफिटेबल हो रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के लिए। तो एक बार वीडियो को पॉज कर ले, ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर ले, कौन पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है नोबेल प्राइज विनिंग ऐसे केमिस्ट जो है एडोल्फ वॉन बेयर जो है सिंथेटिक इंडिगो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, राइट। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ प्रोसीड करते हैं। नाउ जो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारी कमिटीज़ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, और कुछ कमिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही सिनोनिमस साउंड होती है, लेकिन उनका टाइम फ्रेम अलग अलग है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो कमिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी, पर उनकी नेम सिमिलर है। जो इंडिविजुअल से रिस्पॉन्सिबल उनकी नेमिंग बहुत सिमिलर होती है। तो एक कन्फ्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट होता है जब भी यूपीएससी ऐसे एग्जाम ऐसे डोमेन पे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनाया डिज़ाइन किया गया है। उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The question says that the Hunter Committee was appointed after the incident, that is पहला आपका जो है ब्लैक होल इंसिडेंट। ऑप्शन बी says for जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन सी says for uprising of 1857 एंड ऑप्शन डी speaks for partition of Bengal। जो हंटर कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी वो किस लिए इस्टेब्लिश की गई थी? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोला गया कि जो ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था उसको ध्यान में रख के उसको रिव्यू करने के लिए जो हंटर कमेटी स्टैब्लिश की गई थी। ऑप्शन बी में बोला गया जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ था उसको ध्यान में रख के ये हंटर कमेटी स्टैब्लिश की गई थी। एंड ऑप्शन सी सेज फॉर 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, अपराइजिंग हुई थी, उसको ध्यान में रख के एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी उसको रिव्यू करने के लिए। एंड ऑप्शन डी सेज फॉर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसको ध्यान में रख के एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी। ना उसका करेक्ट आंसर हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये हंटर कमेटी जो है प्रीवियसली जो है 1882 में प्राइमरी एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए भी स्टैब्लिश की गई थी। प्राइमरी एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए भी एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपको नहीं दिया गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऑन पर्पस डाला है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक तो पहला पर्सपेक्टिव एक हंटर कमीशन का जो 1882 में स्टैब्लिश किया गया था प्राइमरी एजुकेशन का, लेकिन सब्सिक्वेंट जो है फर्दर जो है एक कमेटी और स्टैब्लिश की जाती है जिसके एम्बिट में जो है विलियम हंटर जो है आते हैं। वो इस हंटर कमेटी का रेफरेंस इन्हीं विलियम हंटर से रिलेटेड है। नाउ ये जो है जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड है, राइट। इसका करेक्ट आंसर जो जलियांवाला बाग मैसेकर है। जलियांवाला बाग मैसेकर ऐसे नो कि आप जो है 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। पंजाब में जो है अमृतसर प्रोविंस है वहाँ पे ये हुआ था। यहाँ पे इस बाग में जलियांवाला बाग में जो इंडिविजुअल्स थे वो स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्राइक किस लिए कर रहे थे? अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सत्यपाल अलॉन्ग विद द सैफुद्दीन के अरेस्ट के लिए जो इनको जो ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था, इसी के अगेंस्ट में जो इंडिविजुअल्स अरेस्ट कर रहे थे। एंड साइमल्टेनियसली उस टाइम पे रॉयलेट एक्ट भी ब्रिटिशर्स लेके आए थे। एक रिप्रेसिव मेजर था, किसी भी इंडियन इंडिविजुअल को बिना ट्रायल के जो अरेस्ट किया जा सकता था अपॉन सिडिशन चार्जेस। तो उसी इन्हीं के बिहार पे जलियांवाला बाग में जो है बहुत सारे पंजाब से इंडिविजुअल जो है इस बाग में इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से अपॉन द वॉइस ऑफ गांधी जी। लेकिन इस बाग को 3 तरफ से घेर लिया जाता है और अपॉन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर मास शूटिंग की जाती है, जिससे बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डेथ होती है। ये इंसिडेंट आपने पढ़ा होगा। इसके अगेंस्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड जो है रिनाउंस कर दी थी, राइट। तो इसी इंसिडेंट को रिव्यू करने के लिए, इसी इंसिडेंट में जो एक्टिविटी हुई थी, जो मैसेकर हुआ था, जो लोग मारे गए थे, उन्हीं को रिव्यू करने के लिए ये कमेटी का जो एस्टैब्लिशमेंट ब्रिटिशर्स द्वारा किया जाता है, जिसको विलियम हंटर कमेटी बोलते हैं इन द ईयर 1920। और इस कमेटी ने जो है ये माना कि
जो एक्टिविटी हुई है वो गलत हुई है, राइट। और जनरल डायर समहाउ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने जनरल डायर को जो काफ़ी अपलॉड किया था, जनरल डायर को ऐसे लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोला गया था, इतनी इनकी अपलॉडिंग की गई थी वापस, ऑल्दो उनको बुला लिया गया था। एंड सब्सिक्वेंटली महात्मा गांधी को भी पार्शियली रिस्पॉन्सिबल माना गया था इस इंसिडेंट के लिए। उनका जो ब्रिटिशर्स जो ये कमेटी थी, इसने ये माना था कि महात्मा गांधी भी इस मैसेकर के लिए पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अब ये ब्लैक होल इंसिडेंट जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये बंगाल से रिलेटेड है। इसमें ब्लैक होल इंसिडेंट में जो नवाब सिराजुद्दौला हैं, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक रूम में बंद कर देते हैं एंड अंधकार की वजह से या बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक रूम में बंद होने की वजह से उनकी बहुत सारी डेथ हो जाती है। उसी इंसिडेंट से एसोसिएटेड ब्लैक होल इंसिडेंट है। अपराइजिंग ऑफ 1857, एज यू नो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कुछ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, कुछ लोकलाइज अवध रीजन में कुछ सिविल रेबेलियन बोलते हैं। तो इससे एसोसिएटेड ये 1905 में आपकी जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के टेन्योर पे। सो दीज आर द बेसिक रिविजन इसके एसोसिएटेड। लेकिन ये हंटर कमेटी जो है आपकी जलियांवाला बाग मैसेकर से एसोसिएटेड है एंड अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन से भी रिलेटेड है, जो कि 1882 में ये इंसिडेंट मतलब ये कमेटी जो आई थी एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए। नाउ दीज आर द बेसिक एक्सप्लेनेशन जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप रिवाइज कर लें, स्पेसिफिक ये नेमिंग देख लें ताकि आपकी कंफ्यूजन हो अगर एग्जामिनेशन में आपसे ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह एग्जामिनेशन इनपुट आपसे जो थोड़ी साइकोलॉजी आपकी एग्जामिनेशन सेंट्रिक बनाने के लिए क्वेश्चन ऑन पर्पस डाला है। इसमें क्वेश्चन आपसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में ये आपको 4 स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं और इसमें देखते हैं कि इस खिलाफत मूवमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। पहला स्टेटमेंट आपसे बोलता है टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमॉन्ग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया में मुस्लिम्स थे उनमें जो है एंटी ब्रिटिश फीलिंग को अरोज करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज को जो है रिफॉर्म करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट हमसे बोलता है टू डिमांड द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने के लिए और खिलाफत के प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रिजर्व करने के लिए जो है खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज फॉर टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। ऑटोमन एम्पायर को सेव करने के लिए और खिलाफत को प्रिजर्व करने के लिए ये जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कितने जो है आपके करेक्ट आंसर से कितने यहाँ करेक्ट हैं, क्या पहला या दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेज फॉर क्या सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी सेज फॉर क्या थर्ड या फोर्थ स्टेटमेंट सही है। एंड ऑप्शन डी सेज फॉर क्या पहला और चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन शायद यूपीएससी में पूछ सकता है, राइट। तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नाउ खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। खिलाफत मूवमेंट से पहले थोड़ी बैकग्राउंड में डेवलपमेंट देखते हैं कि 1914 से जो है वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन जो है शुरू हो जाती है, जिसमें ब्रिटिशर्स भी एक पार्टी हैं, वो भी अलाइड पावर्स का एक हिस्सा हैं, जो अगेंस्ट आपकी जो एक्सिस पावर के अगेंस्ट में जो है वॉर कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और अपने वॉर के सिनेरियो को प्रोमिनेंट बनाने के लिए इंडियन मुस्लिम्स का उन्हें सपोर्ट चाहिए। तो जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे वो इंडियन मुस्लिम से अपना सपोर्ट चाह रहे थे कि ताकि वॉर के उनके एफर्ट में उनको मदद करें। इन टर्न उनको ये कमिट किया था कि जो ऑटोमन एम्पायर, जो टर्किश एम्पायर, जो टर्की आज के मॉडर्न टाइम में, उस टाइम के जो खलीफा थे, ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, वो होल मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते थे, राइट। और इसी पर्सपेक्टिव से जो इंडियन मुस्लिम्स भी थे उनकी भी डेडिकेशन या उनकी भी ऑनरशिप इस ऑटोमन एम्पायर की तरफ थी। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडियन मुस्लिम्स को ये कमिट करते हैं कि इन ऑटोमन एम्पायर के जो टर्किश खलीफेट है इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिशर्स का हेल्प करेंगे। लेकिन वॉर के टाइम पे सिनेरियो बदल जाती है, राइट, सिनेरियो बदल जाती है एंड जो टर्किश खलीफेट के जो आपके खलीफा हैं वो हटा दिए जाते हैं, अपने पोजीशन से स्ट्रिप ऑफ कर दिए जाते हैं और टर्की का जो है सेपरेशन हो जाता है ना। उसी बैकड्रॉप में, इसी चीज़ में जो है इंडियन मुस्लिम्स जो है एक उनके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सेंटिमेंट अराइज होता है और
पहला स्टेटमेंट जो आपको बोलता है टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। ये एंटी ब्रिटिश फीलिंग के बिहाफ पे जो है ये खिलाफत मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट, इसमें कुछ मुस्लिम सोसाइटी के रिफॉर्म की बारे में कुछ बातें नहीं की गई थी। खलीफेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के मूवमेंट चलाया गया था, तो लार्जली कुछ मुस्लिम सोसाइटी के रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है, ना ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था। और इशू जो था, मुद्दा जो था, वो इंटरनेशनल इशू था, राइट। इंटरनेशनल इशूज यानी कि टर्की में जो डेवलपमेंट हो रही थी उसके बिहाफ पे प्रोटेस्ट इंडिया में हो रहे हैं, इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का भी प्रोविजन कुछ नहीं है। और जो चौथा स्टेटमेंट, यस, ये ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए और खलीफत को प्रिजर्व करने के लिए, ऑटोमन एम्पायर का जो टर्किश एम्पायर के जो खलीफा थे उनके ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। तो उस पर्सपेक्टिव से पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ सब्सिक्वेंट आगे हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट कैसे मर्ज हो जाता है, एंड गांधी जी जो है इसके जो है लीडर बनाए जाते हैं खिलाफत मूवमेंट के। हाउएवर सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि लेटर ये मूवमेंट जो ऑटोमेटिकली जो कूल डाउन हो जाता है, कुछ टर्की में डेवलपमेंट होती हैं। तो दीज आर द सब्सिक्वेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है कि किन किन वजह से, जो अभी मैंने आपसे ओरली डिस्कस किया उसी का रिटेन एक्सप्लेनेशन, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। The question says that the Congress Socialist Party was founded in 1934 by which of the following individuals? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे दी गई है कि 1934 में स्टैब्लिश किया गया था। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेट करके आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, इसीलिए ऑन पर्पस प्रैक्टिस करने के लिए आपको इजी टू गो क्वेश्चन दिया है। लेकिन एक सी एक्सप्लेनेशन आप देखें, ताकि अगर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चन आए तो आप इजियर वे में सॉल्व कर सकें। नाउ इसमें जो बोला कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्टैब्लिश की गई थी, उसमें उसको कौन कौन से इंडिविजुअल्स ने जो है स्टैब्लिश किया था। ऑप्शन ए आपसे बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे ने मिलकर जो है इस पार्टी को जो है स्टैब्लिश किया था। ऑप्शन बी सेज फॉर जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण जी ने इसको स्टैब्लिश किया था। ऑप्शन सी सेज फॉर जयप्रकाश नारायण along with आचार्य नरेंद्र देव जी ने जो है इस पार्टी को स्टैब्लिश किया था। एंड ऑप्शन डी सेज फॉर अशोक मेहता जी along with राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है इस पार्टी को स्टैब्लिश किया था। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें एंड करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करें। नाउ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं, और ईयर यहाँ पे आपको दिया गया है 1934। एक यहाँ पे टर्म है, कांग्रेस पार्टी तो थी लेकिन यहाँ सोशलिस्ट टर्म भी यूज़ किया गया है। तो कुछ हिंट्स तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिए गए हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। इसके बैकग्राउंड में अगर आप हिस्ट्री या इकोनॉमी पढ़ी हो, तो अगर बैकग्राउंड में उस समय की डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड देखें तो आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी। 1917 में जो है रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, राइट। और इस रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है सोशलिज्म में अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों का बिलीफ इंक्रीज हो जाता है। एंड सब्सिक्वेंट 1929 में हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 1929 में अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ग्रेट डिप्रेशन होता है, इकोनॉमिक स्लम्प, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक फॉल डाउन होता है, जिससे लोगों का बिलीफ इन गवर्नमेंट, इन कैपिटलिस्ट सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, राइट। हर जगह जो है पैसे की कीमत नहीं, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। तो उसी बैकग्राउंड में जो लोगों का बिलीफ है कहाँ पे, सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो उसी बैकग्राउंड में जो है ऑलरेडी इंडिया में कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो फंक्शन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के जो भी पॉलिटिकल एलिट्स थे, उनके जो मेथोडोलॉजी थी फंक्शन करने की, उससे कुछ सर्टेन फैक्शन ऑफ द जो ऑफिशियल्स थे वो खुश नहीं थे कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के एम्बिट में ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, जो कि सोशलिज्म से काफी इंस्पायर्ड थे इन द ईयर 1934, राइट। सोशलिज्म से काफी इंस्पायर्ड थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड थे। और वो इंडिविजुअल्स कौन कौन से थे, वो थे आपके जयप्रकाश नारायण अलॉन्ग विद आचार्य नरेंद्र देव जी जो है ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाता है।
नाउ यू कैन सी कि एज आई डिस्कस कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश होती है। इनका कोर पर्पस है, जो भी मेथोडोलॉजी कांग्रेस अब तक अपना रही है उससे थोड़ा डेविएट होके ये जो है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ भी मूव करते हैं, साइमल्टेनियसली आर्म स्ट्रगल में भी बिलीव करते हैं। इनका ये कोर पर्पस था कि सोशलिज्म जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, राइट, ताकि ट्रेड यूनियंस के बीच में कॉपरेशन हो, क्योंकि इकोनॉमिक फेलियर ऑलरेडी हो रहा था। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन है, तो एज एन एग्जाम्पल, एज एन पर्सपेक्टिव, ऐसे केस स्टडी लेके ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टैब्लिश की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म को जो है प्रैक्टिस किया जाए, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, लोकल अथॉरिटी एट ग्रास रूट लेवल स्टैब्लिश की जाए। और इसका कोर पर्पस होगा कि ये जो है जो कम्युनल डिवीजन है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेगी और लोगों के बीच में एक क्लास सॉलिडेरिटी लाएगी। हिंदू मुस्लिम्स का डिवाइड, कास्ट सिस्टम में हमारी इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है, तो ऐसे जब अप्रोच लेंगे तो ये कम्युनल डिवीजन जो है इंडिया में ये प्रिवेंट होगा और एक क्लास सॉलिडरिटी, एक कॉमननेस की फीलिंग जो है लोगों में आएगी। तो दीज आर द बेसिक एक्सप्लेनेशन। एक बार आप देख लें कि ये फेबिनिज्म अलॉन्ग विद द मार्क्सिज्म, एज यू नो कि कम्युनिस्ट और सोशलिज्म की फिलॉसफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है, तो उनसे ये इंडिविजुअल्स काफ़ी इंस्पायर्ड थे एंड सिमिलर पर्सपेक्टिव पे ही जो है ये आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी।